नमस्कार फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 हिंदी मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट। आज के इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने टेंसेस का योग्य तरीके से अभ्यास किया होगा, सभी टेंसेस समझे होंगे, किस तरीके से उसको एक पैराग्राफ में से दूसरे पैराग्राफ में हम कन्वर्ट करते हैं वो आपको पता चल गया होगा। आपने कभी प्रैक्टिस भी की होगी ग्रामर बुक में से, बराबर है। और यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो वो डिफ़िकल्टी हम सॉल्व कर लेंगे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, चेंज द वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस। अब ये हमारा 9वीं कक्षा से चला आता सेम टॉपिक है, यानी कि तरीके से जो यार देखा जाए तो ये एक तरीके का पुनरावृत्ति रिवीजन ही हुआ है। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का आपको पता है कि एक्टिव वॉइस मतलब क्या है, तो जिसमें कर्ता स्वयं अपने आप क्रिया करता हो उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, और जिसमें कर्ता के द्वारा क्रिया हो रही है ऐसा इनडायरेक्टली बताया गया हो तो उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। अब एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का ज़्यादातर पूछा जाता है। एग्जाम में 2 मार्क का पैराग्राफ इसका आता है। पैराग्राफ में 4 से 5 वाक्य आपको दिए गए होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक वाक्य किसी एक ही टेंस का हो, सभी वाक्य अलग अलग तरीके के, यानी कि कोई एसर्टिव सेंटेंस हो सकता है, कोई नेगेटिव सेंटेंस भी आ सकता है, कोई इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य भी आ सकता है, बराबर है। तो हर एक काल के अपनी खुद की अलग अलग वाक्य रचनाएं होती हैं, लेकिन एक्टिव में से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के लिए जनरल सामान्य जो साधारण है वो 5 नियम है। वो यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। पहले हम वो ठीक से समझ लेते हैं ताकि आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और वो नियम पढ़ने के बाद हमें यह कोष्टक के बारे में यानी कि सारणी के बारे में अभ्यास करना है। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले नियम से। क्या है हमारा पहला नियम? वाक्य की शुरुआत में ऑब्जेक्ट यानी कर्म रखो। अब कुछ विद्यार्थियों को ऑब्जेक्ट वाक्य में कहाँ है वो पता नहीं चलता है, और कुछ लोग कर्ता जो होते हैं उसको ही ऑब्जेक्ट बना देते हैं, कुछ लोग तो क्रियापद को आगे ले आते हैं, तो कुछ लोग अदर वर्ड्स जो अन्य शब्द होते हैं उसको आगे खींच के ले आते हैं और अपने मार्क शुरुआत से ही गंवाते हैं, क्योंकि वाक्य की शुरुआत ही आपने गलत की, मतलब कि आपकी एक इंप्रेशन ऐसी पड़ जाएगी कि भाई इसको ऑब्जेक्ट ढूंढना ही नहीं आता है, तो फिर दूसरे रूप तो उसको कहाँ से आएंगे। ओके, तो वो परेशानी ना हो इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी वाक्य हो उसमें व्हाट से क्वेश्चन पूछिए। जैसे कि एग्जाम्पल है कि भाई आई एम राइटिंग अ पोएम, मैं एक काव्य लिख रहा हूँ, तो उसमें व्हाट से प्रश्न पूछिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज एम आई राइटिंग, ऐसा एक क्वेश्चन है। तो उसके आंसर में व्हाट के आंसर में क्या आएगा, अ पोएम, काव्य लिख रहा हूँ। तो वो काव्य जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि व्हाट के आंसर में उसका जवाब आया, उत्तर आया, बराबर। तो कोई भी वाक्य में आप व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ऑब्जेक्ट यही वर्ड है। और चलो आपके लिए थोड़ा यह भी हार्ड है कि भाई हम व्हाट से प्रश्न पूछते फिर भी कुछ पता नहीं चलता है, तो आपको वाक्य में कम से कम क्रियापद फाइंड आउट करना तो आना ही चाहिए कि क्रियापद कौन सा है। गोइंग, अरेंज, कम, सी, वॉच, ये सब क्रियापद होते हैं, तो उसके पीछे तुरंत ही ऑब्जेक्ट आ जाता है, कर्म आ जाता है। तो आपको वो कर्म ऑब्जेक्ट उसको वाक्य की शुरुआत में रखना है। दूसरा क्या करना है हमें, तो दूसरा है उसके बाद काल अनुसार योग्य सहायक क्रियापद रखें। काल के अनुसार मतलब कि कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सादा वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चालू वर्तमान काल, सिंपल पास्ट टेंस, सादा भूतकाल, कौन सा टेंस है वो हमें पहचानना पड़ेगा। और वो पहचानने के बाद हम उस टेंस में, उस काल में जो सहायक क्रियापद रखे जाते हैं उसका हमें यहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा। तो वो पहले आप तो काल पहचानना है, सही काल पहचानोगे तो ही सही सहायक क्रियापद आ सकता है, वरना नहीं आएगा। ओके, तो वो सब वाक्य रचना में आएगा। हर एक काल की वाक्य रचना में कौन सा सहायक क्रियापद रखना है उस पर आपको खास कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तीसरा नंबर का रूल क्या बता रहा है,
उसके बाद वर्ब यानी क्रियापद का भूतपूर्व यानी V3 का रूप रखें। अब भूतपूर्व मतलब क्या है? तो हर एक क्रियापद के 3 मेजर यानी कि मेन रूप होते हैं। कौन से 3 रूप? तो एक होता है उसका मूल रूप, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले, गेट क्रियापद। तो गेट मतलब प्राप्त करना, हासिल करना, तो वो उसका मूल रूप हुआ। अब उसका भूतकाल का रूप क्या होता है? तो गॉट, बराबर है। और उसका तीसरा भूतपूर्व यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का रूप कौन सा है? तो वो भी गॉड ही होता है, गेट, गॉट, गॉड। तो हमें यहाँ पर ये तीसरे नंबर का V3 का रूप रखना पड़ेगा, बराबर है। इसी तरीके से दूसरा क्रियापद लेते हैं, गिव। गिव मतलब किसी को देना, तो उसका भूतकाल का रूप होगा गिव, और उसका भूतपूर्व जो हमें यहाँ पर चाहिए V3 का रूप, वो होगा गिवन। तो हम गिवन भी लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। ओके, गिव, गिव, गिवन। तो इस तरीके से V3 का रूप आपको आना चाहिए, और वो रूप आपको तीसरे नंबर पे रखना है, बराबर। चौथे नंबर में बोला है तत्पश्चात बाय प्लस सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को रखना है। कर्ता ज्यादातर आपको वाक्य की शुरुआत में, प्रारंभ में देखने को मिलेगा, वो आपको बाय के बाद में लिखना है। चौथे नंबर पर बाय करके लिखना है। अब वहां पर यदि कोई कर्ता में 2 प्रकार के कर्ता हो सकते हैं। कर्ता में नाम भी आ सकता है और सर्वनाम भी आ सकता है। अब नाम आए तो क्या करना है? तो कर्ता के स्थान पर नाम आए, यदि कोई भी नाम, जैसे कि कोमल आया तो बाय कोमल लिखना है। राजन आया तो बाय राजन लिखना है। माय फादर ऐसा आया तो बाय माय फादर यह लिखना है। माय क्लास टीचर ऐसा आया तो बाय माय क्लास टीचर लिखना है। ये सब नाम है। और यदि नाम की जगह पर सर्वनाम आ गए, ये लिखे हैं वो जो नाम की जगह यूज होते हैं, वो आ गए तो हमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। यहाँ पर पुस्तक में दिखाया गया है, बराबर है। तो ये हमने लिखा, बराबर, ओके। और सबसे लास्ट में क्या करना है? तो वाक्य के अंत में हमें लिखने हैं अदर वर्ड्स, OW, यानी कि अतिरिक्त शब्द। वो अतिरिक्त शब्द सबसे लास्ट में आपको दिए गए होंगे वाक्य के अंत में, जिसमें स्थल सूचक शब्द आ सकते हैं, समय सूचक शब्द आ सकते हैं। अब स्थल सूचक शब्दों के 2-3 उदाहरण देखिए, जैसे कि एट होम, घर पे, इन द क्लासरूम, वर्गखंड में, इन माई स्कूल, मेरी शाला में। हाँ, ये सब है वो स्थल सूचक अतिरिक्त शब्द है। और समय सूचक अतिरिक्त शब्द कौन कौन से है? तो समय सूचक अतिरिक्त शब्द है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, लास्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, यस्टरडे, टुमारो। हाँ, ये सब हो गए समय सूचक शब्द। तो वो हमें सबसे लास्ट में लिखने हैं। अब कुछ वाक्यों में ऐसा होगा कि 1-2 शब्द के अलावा भी कोई और शब्द दिए होंगे, वो कहाँ पर लिखने हैं? तो वो आपको लिखने हैं बाय के पहले। खास ध्यान रखना, कुछ सेंटेंसों में जो कि ज्यादा कठिन सेंटेंस, कठिन वाक्य माने जाते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाएगा, और आपको इन दोनों के अलावा कोई और प्रकार के शब्द भी दिए गए होंगे। तो आपको क्या करना है? तो आपको उसको बाय के पहले लिखना है, और बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को आगे बढ़ाना है। ओके। अदरवाइज दूसरे कोई अतिरिक्त शब्द है तो वो आपको वाक्य के अंत में ही लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ उसके जनरल रूल्स कंप्लीट हुए। अब जो हमने बात की थी कि भाई सर्वनाम की जगह पर कौन सा वर्ड आएगा और सामने हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी देखिए एक पुस्तक पर से मिल जाती है। पहला हमारा सर्वनाम है आई, तो हम आई के स्थान पर लिखते हैं बाय मी। क्या लिखते हैं? बाय मी। दूसरा हमारा सर्वनाम है वी, तो हम वी के स्थान पर लिखते हैं बाय अस। तीसरा सर्वनाम है यू, तो यू के स्थान पर हम लिखते हैं बाय यू। चौथा सर्वनाम है ही, तो हम वहां पर लिखते हैं बाय हिम। पांचवा सर्वनाम है सी, तो उसके स्थान पर हम लिखते हैं बाय हर। छठा सर्वनाम है ईट, तो वहां उसके सामने हम लिखते हैं बाय ईट। और सबसे लास्ट में अंतिम सर्वनाम है दे, तो वहां पर हम लिखेंगे बाय देम। ओके। तो इस तरीके से हम सर्वनामों का एक्टिव में से पैसिव वॉइस में जो है वो रूपांतरण कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है।